हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के अपने पहले टॉपिक से, जो कि है भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान के विकास को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है कंपनी रूल, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 तक जो भी एक्ट पारित किए गए वो कंपनी रूल के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है क्राउन एरा, 1858 से लेकर 1947 तक जो भी अधिनियम पारित किए गए वो क्राउन एरा के अंतर्गत आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मुख्यतः बंगाल के गवर्नर को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस तरह वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के बनते हैं। और इसी अधिनियम में 1774 में एक कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। फिर आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में 1773 में जो भी अधिनियम पारित किए गए थे उसमें छोटी मोटी त्रुटियों को दूर करने के लिए इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया था। फिर हमारा आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट में मुख्यतः 2 पदों को सृजित किया जाता है। एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुख्यतः व्यापारिक मामलों को देखता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को देखता है। फिर हमारा आता है मित्रों 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। इस अधिनियम में कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया जाता है, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहता है। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया जाता है। फिर हमारे मित्रों आता है 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। इस अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए जाते हैं और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इस तरह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बन जाते हैं। और इस अधिनियम में संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट का प्रावधान किया जाता है और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का भी गठन किया जाता है। फिर हमारा मित्र आता है उसके बाद 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। इस अधिनियम में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन शुरू होता है, क्योंकि पहले अंग्रेजों को महत्वपूर्ण पदों पर सीधा मनोनीत कर दिया जाता था, किंतु 1853 में यह व्यवस्था को समाप्त कर दी गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की समिति नियुक्त की जाती है। फिर हमारा मित्रों आता है क्राउन एरा। क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के अंदर खलबली मच जाती है और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1858 में एक एक्ट पारित किया जाता है। इस एक्ट में मुख्यतः 2 काम किए जाते हैं। पहला, भारत के गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय नामक पद का सृजन किया जाता है। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त होता है। और इस अधिनियम में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाता है और भारत के सचिव पद की भी स्थापना की जाती है। फिर हमारा आता है दोस्तों 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। और दोस्तों, इस अधिनियम में विकेंद्रीकरण की नीति अंग्रेजों द्वारा अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत 3 विधान परिषद का गठन किया जाता है। ये विधान परिषद हैं बंगाल में 1862 में खोला जाता है, उत्तर पश्चिम प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया जाता है।
इसके अलावा 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। फिर हमारा दूसरा आता है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। दोस्तों, इस अधिनियम में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने के लिए कार्यकारिणी के प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई और इसमें केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 की जाती है। फिर हमारा मित्र आता है उसके बाद 1909 का 1909 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मार्ले और मिंटो में मुख्यतः लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें भारत के सचिव कौन थे और भारत के वायसराय कौन थे। तो दोस्तों, जो भी पहला नाम आता है वो इंग्लैंड में बैठा भारत का सचिव होता है और जो दूसरा नाम आएगा वो हमेशा भारत का वायसराय का होगा। इस तरह लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय 1909 में था और इस अधिनियम में 1909 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे और इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। 1909 में मित्रों, लॉर्ड मैकाले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। दोस्तों, फिर हमारा उसके बाद आता है 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। दोस्तों, इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का बात किया गया था और इस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिकी की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन भी इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला है हस्तांतरित और दूसरा है आरक्षित मामले। अतः 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, सिविल सेवकों की परीक्षा का आयोजन इसीलिए आयोग की संस्कृति के आधार पर ही होता आया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी प्राप्त होता है। उसके बाद आता है मित्रों हमारा 1932 का कम्युनल अवार्ड। दोस्तों, यह भारत के उस समय के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा स्थापित किया गया था क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित सीटों की बात की गई थी। 1932 के रैमजे मैकडॉनल्ड जो थे, इसके लिए महात्मा गांधी भी काफ़ी नाराज़ हुए थे और अपनी नाराज़गी को जाहिर करने के लिए और फिर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में ही पूना समझौता होता है। फिर हमारा दोस्तों आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत के संविधान के हिसाब से, क्योंकि इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थी और इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई और भारत में शासन करने के लिए प्रांतीय संहिता की भी बात की गई एवं केंद्र में द्वैत शासन की भी स्थापना की बात की गई और विभिन्न मामलों को निपटाने के लिए 3 प्रकार की सूची का गठन किया गया, जो कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची 3 भागों में विभाजित हुआ। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई
और इसके मताधिकार का इस अधिनियम में मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल जाता है। फिर हमारा मित्र आता है उसके बाद अंतिम 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम में भारत को पूर्णतः स्वतंत्र करने की बात कही जाती है और दो अधिराज्यों की स्थापना भी इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत होता है, जो कि भारत और पाकिस्तान नामक दो राज्य का गठन होता है। और संविधान सभा में विधानमंडल के रूप में कार्य करना, और जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। और भारत के में मंत्री पद को समाप्त कर दिया जाता है। 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में असम का सिलहट जिला में जो जनमत संग्रह हुआ था, उस जनमत संग्रह में असम के सिलहट जिले ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था, जो कि आज असम का सिलहट जिला हमारे भारत में है। लेकिन जब 1947 में जनमत संग्रह हुआ था तो इसने पाकिस्तान के में जाने की अपनी इच्छा जाहिर की थी।